A very good morning to all the participants. सभी को नमस्कार। आज के लेक्चर का टॉपिक है केमिकल एक्सपोजर इन डेली रूटीन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। Bharat sir, I would request you to take over and start the presentation. Thank you, Vishnu. मैं अपना presentation शेयर करूँ। मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। स्लाइड बस। हाँ जी, लास्ट स्लाइड है सर, थैंक यू वाला स्लाइड। ओके। यस सर। ठीक है ना? और आवाज भी ठीक आ रही है ना? जी सर, क्लियर है एकदम। सभी को नमस्ते। हम आज की बात शुरू करें। आज का टॉपिक कुछ अलग से है और ये पूरा जो सेकंड सेशन है उसमें भी कई सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। शुरुआत के लेक्चर में जो HHL के शुरुआत के लेक्चर थे उसमें हमने बात किया था कि हमारे आरोग्य के ऊपर मूलभूत रूप से 5 चीजों की असर होती है। हमारा आहार, हमारा विहार, मन, इमोशन और पर्यावरण। तो सेकंड सेशन में मुख्य रूप से 2 थीम है। पहला थीम है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स और नेचुरोपैथी के कुछ कंसेप्ट्स, और दूसरा थीम है एनवायरनमेंट। हमारे पर्यावरण की हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कितनी असर होती है और हमारे जीने के तरीके से पर्यावरण के ऊपर कितनी असर होती है, ये दोनों चीज साथ साथ में लिए जाए। आज का विषय उस पर्यावरण के जो मुद्दा है उसको लेकर ही है कि हमारे दैनंदिन जीवन में कहाँ कहाँ से अलग अलग तरह से हम रसायनों से, कृत्रिम रसायनों से एक्सपोज होते हैं और उसकी क्या असर। जनरली ये विषय ऐसा है कि बहुत इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, और जब तक मैंने इसके बारे में ठीक से अभ्यास नहीं किया था तब तक मुझे भी इसके बारे में इतना पता नहीं था, इसकी सीरियसनेस नहीं। पर हम इसको समझने की कोशिश। तो मुख्य रूप से ये अलग अलग 6 एरिया है जहाँ से केमिकल के एक्सपोजर हमारे शरीर के ऊपर होता है। 5 एरिया यहाँ पे लिखे हैं। छठवां जो एरिया है वो केमिकल का एक्सपोजर नहीं है, पर कुछ अलग तरह से हमारे शरीर के ऊपर उसके असर। सबसे पहला है हवा का प्रदूषण और पानी का प्रदूषण। दूसरा है हमारा आहार। तीसरा है प्लास्टिक्स और रसोई के बर्तन। चौथा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। और पांचवा है हमारे घर में सफाई और वगैरह काम के लिए हम जो अलग अलग तरह के केमिकल यूज करते हैं और उसकी हमारे शरीर के ऊपर क्या असर। इसके अलावा एक महत्व का एरिया है आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। वो सही में केमिकल तो नहीं है, पर हमारे शरीर के ऊपर उसकी असर जरूर होती है। इसके लिए एक अलग से लेक्चर लिया जाता है, तो
आज हम रेडिएशन की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, तो आपके जो 5 एरिया मैंने यहाँ पे लिखा है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले हम आहार की बात करें। आहार में कहाँ से केमिकल्स आते हैं, और शायद ये स्लाइड मैंने आपको पहले लेक्चर में दिखाई होगी, मुझे याद नहीं है, पर उसको इस विषय के साथ काफी ये रिलेवेंस है, हम इसको फिर से यहाँ पे देखेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारा जो आहार है, अनाज, कठोल, फल, सब्जियां, ये जहाँ पे उगाई जाती है वहाँ पे केमिकल फार्मिंग के रूप में कई सारी दवाइयाँ का छिड़काव होता है, पेस्टिसाइड्स पौधों को दी जाती है। उसके अलावा कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स भी दिए जाते हैं, उसकी भी साइड इफेक्ट होती है। केमिकल फर्टिलाइजर दवाइयाँ दी जाती है, उसके कुछ रेसिड्यू आहार में मिक्स हो जाते हैं और रह जाते हैं, और इसकी कई सारी साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर के ऊपर। तो कितनी मात्रा में ये रेसिड्यू है, उसके लिए एक स्टडी हुआ था दिल्ली में। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नाम की एक संस्था है, उन्होंने ये स्टडी किया, और उन्होंने हमारे देश के 13 अलग अलग स्टेट से सैंपल लिए। ये करीब करीब 2008-2009 के बीच में ये स्टडी हुआ है, और ये स्टडी 13 अलग अलग स्टेट्स में से हुआ, वहां से सैंपल लिए गए। कुछ आहार की अलग अलग चीजें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलीफ्लावर, पोल्ट्री, अमूल का दूध, बटर, कार्डामम, ब्रिंजल, व्हीट, राइस, एप्पल और टोमेटो। इस टेबल में मैंने इतने आइटम्स लिए, और उसमें कौन से केमिकल पाए गए, पेस्टिसाइड, उसकी आरोग्य के ऊपर क्या असर है, मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट कितनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो तो वो शरीर के लिए ठीक नहीं है, और कितनी मात्रा में पाए गए, कहाँ से सैंपल लिया गया, ये टेबल ये बताता है। तो सबसे पहला हम देखें कि कॉलीफ्लावर, उसमें क्लोरपाइरिफॉस नाम का पेस्टिसाइड पाया गया, जो हमारी नर्वस सिस्टम के ऊपर नुकसान करता है। मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट उसकी होनी चाहिए 0.01 ppm। हालांकि ये पेस्टिसाइड एक जहर है, और जहर की मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए, जहर नहीं होना चाहिए, पर फिर भी इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा एक रेगुलेशन बनाया हुआ है। वो पाया गया 1.17 ppm, माने जितना मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट लिखा गया है उससे करीब करीब 110 टाइम्स मोर। अमृतसर से जो सैंपल लिया गया उसमें अमूल का दूध, उसमें वही केमिकल क्लोरपाइरिफॉस नर्वस सिस्टम को नुकसान करता है। मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट है 0.01 ppm। अहमदाबाद से जो सैंपल लिया गया उसमें पाया गया 2.36, 136 times more than the maximum residue। ब्रिंजल हेप्टाक्लोर नाम का केमिकल है जो बान हो चुका है, बटर में भी ये हेप्टाक्लोर नाम का केमिकल पाया गया, वो भी बान हो चुका है। वो नर्वस सिस्टम पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर उसके नुकसान होता है, लिवर के ऊपर भी नुकसान होता है। उसका मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट है 0.05 ppm। इलाहाबाद से सैंपल लिया गया 0.48, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर पाया गया। गेहूं में गोरखपुर से सैंपल लिया गया गेहूं का, उसमें एल्ड्रिन नाम की पेस्टिसाइड जो बान हो चुकी है, उसकी साइड इफेक्ट है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नुकसान करता है और कार्सिनोजन है, कैंसर करता है। उसका मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट 0.01 ppm है, और वो पाया गया 2.20, 220 टाइम्स मोर देन द मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट। उस हिसाब से राइस में, एप्पल में, टोमेटोज में ये सब चीजें पाई गई जो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट से कई गुना ज्यादा। यानी ये जो केमिकल है उसके कई सारे अंश
हमारे आहार में रह जाते हैं और फिर अलग अलग तरह की साइड इफेक्ट्स उससे होती है। कौन से तरह की साइड इफेक्ट होती है शरीर के ऊपर, बहुत एक बड़ा विषय है, पर यहाँ पे शॉर्ट में हम कुछ बताएंगे। स्किन, आईज, लंग्स में इरिटेशन होता है। हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है, उस अंतःस्रावी ग्रंथियों में उसके कारण नुकसान होता है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम में नुकसान होता है। इसके कारण कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे जो ब्लड के सेल्स है, उसमें कई सारे नुकसान होते हैं और ब्लड का कैंसर भी हो सकता है। नर्वस सिस्टम में नुकसान होता है। बर्थ डिफेक्ट्स, जो महिला प्रेग्नेंट है वो जब ऐसे केमिकल से एक्सपोज होती है तो उनके जो बच्चे हैं जो पेट में पल रहे हैं उनको नुकसान होता है, और जन्मजात कंजेनिटल मालफॉर्मेशन जिसको कहते हैं नुकसान हो सकता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भी नुकसान होता है। Children living in the areas of heavy pesticide use that strikingly impaired hand-eye coordination, decreased physical stamina, short-term memory impairment and trouble drawing. ये एक स्टडी नेशनल रिसोर्स डिफेंस नेशनल रिसोर्स ये पाया गया है। शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा और नाम सुना होगा कैंसर ट्रेन। पंजाब, जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, वहाँ उसकी शुरुआत हुई। बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग वहाँ पे होने लगा, और उसकी जो आड़ असर है वो हमें पता है कि किस हिसाब की आड़ असर वहाँ पे देखने को मिल रही है। आज जो पंजाब के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि ज़मीन जो है वो खराब हो चुकी है, और उसमें जो पहले जिस हिसाब से हमें उसकी आउटपुट मिलता था, इतना नहीं मिल रहा है अच्छा, और उसके कारण वहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर भी काफ़ी हानिकारक असर उसकी हुई। बठिंडा जिले से एक ट्रेन चलती है और हफ्ते में एक बार वो छूटती है और बीकानेर जाती है। बीकानेर में कैंसर हॉस्पिटल है, और ये ट्रेन में ज़्यादातर पेशेंट्स, ज़्यादातर लोग पैसेंजर्स कैंसर के पेशेंट हैं या उसके रिलेटिव्स होते हैं। क्योंकि बठिंडा में काफ़ी सारा जो पेस्टिसाइड के कारण जो नुकसान हुआ है, लोगों में कैंसर का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है। इसलिए इस ट्रेन का नाम ही पड़ गया है कैंसर ट्रेन। आप गूगल पे सर्च करेंगे कैंसर ट्रेन तो आपको उसके बारे में कई सारी जानकारी मिलेगी। और सत्यमेव जयते नाम का जो एक सीरियल चल रही थी, उसमें एक एपिसोड इसके ऊपर भी था। उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल पेस्टिसाइड्स का नुकसान, उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया है कैसे। दूसरा अ, जो एरिया है जहाँ से केमिकल्स, अलग-अलग केमिकल्स हमारे शरीर में आते हैं, डेरिवेटिव्स, इसके बारे में हम आगे देख चुके हैं हमारे फर्स्ट सेशन के अंदर। ये हमारे ब्रेड के अंदर कैंसर कार्सिनोजन है, उसके बारे में भी बात हो चुकी। सिंथेटिक मिल्क, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आजकल हमारे देश में है, और माना जाता है कि 60 मोर देन 60% ऑफ मिल्क इन द कंट्री इज आइदर एडल्टरेटेड और अनसेफ, ये गवर्नमेंट का कहना है। हालांकि 60% पूरी तरह से केमिकल वाला है ऐसे नहीं कह सकते हैं। ये तो एनडीटीवी का जो रिपोर्ट है यहाँ पे मैंने लिखा है, उसमें कई सारी दूध एडल्टरेटेड तो है, पानी या वगैरह और कुछ चीज मिली हुई है, पर काफी ज्यादा मात्रा में केमिकल से बनाया हुआ दूध हमारे अ, हमारे वपराश में है ऐसे जरूर नहीं। इसमें पेंट है, डिटर्जेंट है, यूरिया है, फॉर्मेलिन है, ऐसी चीजें डाली जाती है, उसके केमिकल्स को मिक्स करके दूध बनाया जाता है।
और ये जो हमारे बाजार में जो मिठाइयाँ मिलती है, उस मिठाइयों में भी केमिकल से बनाया हुआ खोया ज़्यादातर उसका इस्तेमाल भी होता है, ऐसा कई लोगों का कहना है। एयर पॉल्यूशन, डब्ल्यूएचओ का कहना है कि एयर पॉल्यूशन किल्स एन एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल वर्ल्डवाइड एवरी ईयर। 70 lakhs of people are dying because of air pollution every year, according to 9 out of 10 people are breathing air that exceeds WHO guideline limits containing high level of pollutants. 90% of us in the world are breathing polluted air, which is not good for our health, that exceeds WHO guideline limits containing high amounts of pollutants. And low and middle income families are suffering from highest exposure. ये नुकसान ज्यादा हमारे जैसे देशों में होता है जहाँ पे इनकम नुकसान हो रहा है। हम जैसे जो गरीब लोग है, गरीब कंट्रीज है और मिडिल इनकम ग्रुप वाली कंट्रीज ज्यादा। हमारे एक मित्र डॉक्टर है, दिल्ली में काम करते हैं और कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, जो एयर पॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। कहते हैं कि पहले कुछ साल पहले 20-25 साल पहले जब हम सर्जरी करते थे और फेफड़े को खोलते थे तो पता चल जाता था कि ये व्यक्ति स्मोकर है कि नॉन स्मोकर। 20-25 साल पहले ये स्थिति थी। आज हम जब सर्जरी करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये स्मोकर है कि नॉन स्मोकर, क्योंकि एयर पॉल्यूशन इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है और उसके कारण जो लंग खोलते हैं तो स्मोकर के जैसा ही लंग हमको सभी की व्यक्ति के अंदर, और उसके कारण कैंसर का प्रमाण बहुत ज्यादा मात्रा में हमें देखने। यहाँ पे मैंने एक चित्र बताया है, उसमें कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गन में एयर पॉल्यूशन की असर होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाक में एलर्जी हो सकती है, हृदय में हार्ट डिसीज हो सकता है। हमें लगेगा हार्ट डिसीज और उसका एयर पॉल्यूशन के साथ संबंध, क्योंकि जनरली ये बताया जाता है कि व्यक्ति आहार में कोलेस्ट्रॉल उसका ज्यादा है तो एयर पॉल्यूशन तो हार्ट डिजीज होने की संभावना है, कसरत नहीं करता है, स्ट्रेस ज्यादा लेता है। एयर पॉल्यूशन में कई सारे इरिटेंट होते हैं और ये इरिटेंट होने के कारण वो जब खून में मिल जाते हैं तो खून की नलियों में उसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है और वो हार्ट डिसीज होने के लिए जिम्मेवार है। इस्केमिक हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, एरिथमिया, हृदय की जो गति है उसको अनियमित होने का जो रोग है, एयर पॉल्यूशन जिम्मेवार। लीवर में हिपेटिक स्टीएटोसिस माने जो फैटी लीवर जिसको कहा जाता है वो, और लीवर का कैंसर ये भी उसके कारण होता है। पेनक्रियाज, डायबिटीज में एयर पॉल्यूशन भी जिम्मेवार है। हमारी जो किडनी है और ब्लैडर है उसका कैंसर, प्रोस्टेट का बढ़ना, वो भी एयर पॉल्यूशन के साथ उसका संबंध है। बोन्स में फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना, उसमें भी एयर पॉल्यूशन एक फैक्टर के हिसाब से जिम्मेवार है। रूमेटिक डिसीज इन जॉइंट्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह जो होता है ये जिम्मेवार है। लंग्स में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, अस्थमा, लंग कैंसर, क्रॉनिक लेरिंजाइटिस, एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये सभी रोग। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में गैस्ट्रिक कैंसर, स्टमक का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, हाथों का कैंसर, इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज, क्रॉन्स डिसीज, एपेंडिसाइटिस, ये सभी चीजें में एयर पॉल्यूशन जिम्मेवार है। स्किन में एटोपिक स्किन डिसीजेस, स्किन एजिंग, अर्टिकेरिया, एलर्जी है अलग अलग तरह की, एक्नी, ये सभी में ये जिम्मेवार है। ब्लड में ल्यूकेमिया, इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, एनीमिया, सिकल सेल पेन क्राइसिस, सभी के लिए जिम्मेवार है। ब्रेन में स्ट्रोक, डिमेंशिया, पार्किंसंस डिसीज, पुअर मेंटल हेल्थ, आंख में कंजक्टिवाइटिस, ड्राई आई डिसीज, कैटरैक्ट,
ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो शरीर का और यहाँ पे लिखा है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स इन द बॉडी और ओबेसिटी, उसके लिए भी वो जिम्मेवार। अलग अलग तरह के शरीर के रोग और शरीर का आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी दैट गेट अफेक्टेड विद एयर पॉल्यूशन। उसके लिए भी एक अलग से लेक्चर डिटेल में होगा कि एयर पॉल्यूशन में कौन कौन सी चीजें जिम्मेवार है और किस हिसाब से उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं व्यक्तिगत लेवल। दूसरे जो आंकड़े यहाँ पे मैंने लिखे हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है कि हेडेक, नौशिया, खांसी, ब्रेथलेसनेस, ड्राई स्किन, एक्नी, हेयर फॉल, इरिटेशन इन आईज, नोज एंड थ्रोट, पुअर हेयर टेक्सचर, एलर्जिक रिएक्शंस, ये सभी चीजें शॉर्ट टर्म इफेक्ट एयर पॉल्यूशन। और लॉन्ग टर्म में जैसा हमने देखा यहाँ पे, और दूसरे आंकड़े बताते हैं कि 29% ऑफ डेथ फ्रॉम लंग कैंसर आर एट्रीब्यूटेड टू एयर पॉल्यूशन। ऑलमोस्ट वन थर्ड डेथ because of lung cancer are because of air pollution. One fourth death from stroke are because of air pollution. One fourth death from heart disease are because of air pollution. And 43% of deaths from lung disease are because की बड़ी मात्रा में इसका नुकसान है। हम कह सकते हैं कि भाई हम क्या करें। बात तो सही है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, पर हमें उसके लिए कुछ एक मूवमेंट करनी होगी जिसके कारण ये सब कम हो सके। और इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ कुछ चीजें जरूर कर सकते हैं। हम सब लोगों ने मिलके हमारा जो पर्यावरण है उसमें जो हवा है उसको इस हिसाब से बिगाड़ा हुआ है कि इसके कारण ये सब दिक्कतें वो क्या आज एयर पॉल्यूशन कैसे मापा जाता है, तो उसके लिए उसका जो मेजरमेंट है उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। और 0 से 50 अगर एयर वो है तो बताता है कि वो अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ एयर है। और 50 से 100 मॉडरेट, और 100 के बाद अनहेल्दी फॉर सर्टेन ग्रुप्स, 150 के बाद सभी के लिए अनहेल्दी है, 200 से 300 वेरी अनहेल्दी, और 300 से 500 हैजार्डस। ये लेवल हैजार्डस। आप कई बार देखेंगे, आप अब अभी तो मोबाइल पे और कंप्यूटर पे आपको तुरंत मिलता है कि आपके शहर में आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी है। अभी मैं देख रहा हूँ मेरे कंप्यूटर बता रहा है कि यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय बड़ौदा की 122 है, माने अनहेल्दी फॉर सर्टेन ग्रुप्स। तो अभी तो सुबह का समय है, और फिर भी ये है। और ज्यादातर ये अनहेल्दी और अनहेल्दी फॉर सर्टेन ग्रुप्स और अनहेल्दी, ये दोनों के बीच में रहती है ये एयर क्वालिटी हमारे हम सबके शहर में। और कुछ कुछ जो सिटीज ज्यादा एयर पॉल्यूटेड है, एयर पोल्यूशन वहां पे ज्यादा है, वहां पे वेरी अनहेल्दी और हैजार्डस के बीच में ज्यादातर है। और कुछ कुछ समय में ये हैजार्डस से ज्यादा चली जाती है। आप लोगों को जब विंटर का मौसम आता है, सर्दियों की मौसम, तो ये 500 से ज्यादा दिल्ली में कई बार चला जाता है। और इसीलिए उसको कहा गया कि हेल्थ इमरजेंसी के लेवल पे वो चला रहा है। इस बार तो आपको पता होगा कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के कारण लॉकडाउन करना पड़ा, और हमेशा पिछले कुछ 4-5 सालों से सुप्रीम कोर्ट को कुछ न कुछ डायरेक्टिव देना पड़ता है एयर पॉल्यूशन के कारण। ऐसा कुछ न कुछ डायरेक्टिव देने की जरूरत है। इतनी ज्यादा हद तक हम लोगों ने हमारी हवा को बिगाड़ दिया है। इसके बिना, इस हवा के बिना हम 2 मिनट 3 मिनट नहीं रह सकते। तो हमने इतना ज्यादा बिगाड़ दिया, ये समझ नहीं करते। 2019 में उसके बाद मुझे समय नहीं मिला कि उसको मैं रेट करूं, पर दुनिया के सबसे ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड 30 सिटीज का लिस्ट दिया गया PM 2.5 के हिसाब से। और वो कितना था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो समझने की बात ये है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज
जो सबसे पहले 30 थे, उसमें से करीब-करीब 20 सिटी हमारे देश के। हमारे देश में इतनी ज़्यादा मात्रा में एयर पॉल्यूशन का प्रमाण है। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन-कौन सी सिटीज़ और ज़्यादातर देश सिटीज़ हमारे देश की हैं। और बाकी के ज़्यादातर आप देखेंगे तो 2-4 सिटी चाइना के हैं, बाकी पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, सभी जो कंट्रीज़ जो पुअर कंट्रीज़ है वहाँ पे। और चाइना में भी 2 या 3 सिटीज़ ही ऐसा, बाकी ज़्यादातर सिटीज़ हमारे देश। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हम हमारी जो नदियाँ हैं और जो पानी के स्रोत हैं, उसमें से कई सारे स्रोत को हमने पॉल्यूट कर दिया है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट अलग-अलग तरह से कैसे ये पॉल्यूट होते हैं, उसके बारे में भी एक लेक्चर जो है उसमें बताया जाएगा। और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो नदियों में डाले जाते हैं, सरोवरों में डाले जाते हैं। और उसके कारण पानी पॉल्यूट होता है। ये एक स्टडी हुआ था 2011 में, करीब-करीब 12 साल पहले। और गंगा नदी के वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, और गंगा के किनारे जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट के जो गाँव है, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में कैंसर देखने को मिले, गॉल ब्लैडर कैंसर और पैनक्रियास के कैंसर। और वहाँ पे एक अभ्यास हुआ, डॉक्टरों की टीम ने जाके वहाँ पे एक अभ्यास किया, कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में कैंसर क्यों मिल रहा है? और ये नतीजा निकला कि ये जो नदी है, इस गाँवों में जो वहाँ से बह रही है और लोग वहाँ से पानी इस्तेमाल करते हैं, या तो खाने-पीने में या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। तो उसके उपरवास में कुछ इंडस्ट्री ने अपना एफ्लुएंट उसमें डाल देते हैं, जिसके कारण जो हेवी मेटल्स का पॉल्यूशन नदी के पानी में हो गया है। इसके कारण यहाँ पे कैंसर होने के कैंसर ज़्यादा मात्रा में मिल रही है। प्लास्टिक की बात शायद थोड़ा-सा ज़िक्र हमने किया था पहले लेक्चर में, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डिटेल में हम जाएँगे। ये जो अलग-अलग तरह के प्लास्टिक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी की बॉटल से लेके पानी के जग के लिए, या डिस्पोजेबल ग्लासेस है, चाहे हम जिसको कहते हैं थर्मोकोल के ग्लासेस या प्लास्टिक के ग्लासेस, या अलग-अलग तरह के कंटेनर, या तो रैप करने के लिए प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। ये सब तरह के प्लास्टिक्स से काफ़ी सारा नुकसान पर्यावरण तो है ही है पर्यावरण को, पर सीधा हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी। कैसे है ये नुकसान? तो 2 तरह से नुकसान। एक तो जब प्लास्टिक अ अ, डाल दिया जाता है कचड़े में, तो वो प्लास्टिक उसमें से उसके छोटे-छोटे टुकड़े होते जाते हैं एनवायरनमेंट में। उसके ऊपर धूप पड़ती है, उसके ऊपर हवा की असर होती है, घर्षण होता है, और बहुत बारीक-बारीक टुकड़े उसमें से निकलते हैं, और जिसको माइक्रो प्लास्टिक कहा। इसके अलावा जो हम सिंथेटिक क्लॉथ्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो रज़ाइयाँ है वो सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई है। हमारे जो पिलोज़ है, हमारे जो कपड़े हैं, जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हैं, ये जब वॉश आउट होते हैं तो उसमें माइक्रो फाइबर्स निकलते हैं, और हमारे जो अ पानी का जो स्रोत है उसको उसमें घुल-मिल जाते हैं। तो ये 2 तरह से माइक्रो प्लास्टिक्स अ, हो जाते हैं एनवायरनमेंट में। और उसके अलावा जो प्लास्टिक में रखी हुई चीज़ें हैं, पानी है या लिक्विड है या खाने-पीने की जो चीज़ है, तो उसके अंदर कई सारे केमिकल्स मिल जाते हैं, जो वो काफ़ी गर्म होता है, या उसके ऊपर लाइट पड़ती है, या यूवी रेज़ पड़ते हैं, या उसके ऊपर जब दबाव आता है, तो उसमें कई सारे केमिकल्स, जो केमिकल से ये प्लास्टिक बना हुआ है, उसमें घुल-मिल जाते हैं, और उसके कारण हमारा शरीर के अंदर जब ये केमिकल जाते हैं, तो उसके कई सारे, ये माइक्रोफाइबर के बारे में एक अभ्यास हुआ था, ओआरबी मीडिया नाम के, वहाँ से मैंने ये डेटा लिया है। और अलग-अलग कंट्रीज़ में, विश्व के अलग-अलग देशों में
पीने के पानी के अंदर कितनी मात्रा में प्लास्टिक के फाइबर है उसके बारे में अभ्यास हुआ। और ऑलमोस्ट 75 से लेके 95% तक के सैंपल्स में पानी पीने के पानी में प्लास्टिक के फाइबर मिले। माने ज्यादातर पानी के सैंपल में प्लास्टिक के फाइबर कितनी मात्रा में मिले, तो 500 ml के पानी में, माने 1 लीटर पानी में करीब करीब 4 से लेके 10 प्लास्टिक के फाइबर देखने को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग। उसका एक सैंपल लिया गया अमेरिका की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के हेडक्वार्टर, जिसका काम है अमेरिका में पर्यावरण की सुरक्षा करना, उसके लिए देखभाल करना। और उसके हेडक्वार्टर में भी जो सैंपल लिया गया वहां पे भी प्लास्टिक के फाइबर मिले। ये फाइबर इतनी छोटी मात्रा में आ चुके हैं, हो चुके हैं कि उसको दुनिया का कोई भी फिल्टर उसको फिल्टर नहीं कर सकता। और आजकल हम लोग जो पानी पी रहे हैं सभी के पानी में प्लास्टिक के फाइबर है। दूसरा अभ्यास हुआ कि जो बॉटल्ड वाटर है, कई बार लोग मानते हैं कि बॉटल वाटर ज्यादा शुद्ध है, माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन के हिसाब से जरूर वो शुद्ध है, पर एनवायरमेंट की तरह से देखा जाए, माने प्लास्टिक केमिकल की तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक के फाइबर है। और यहाँ पे अगर आपके पास सामने कंप्यूटर है तो आप नाम भी पढ़ पाएंगे। एक्वा, एक्वाफाइना, बिस्लरी, दसानी, प्योरा, एवियन, मिनालबा, नेस्ले प्योर लाइफ, सन, पेलेग्रिनो, वहाहा, गेरोस्टिनर, ये विश्व की जानी मानी कंपनियां जिसके मिनरल वाटर हम सब लोग पीते हैं, उसके पानी में करीब मोर देन 90%, एक ही सैंपल ऐसा है जिसमें 89% सैंपल्स में प्लास्टिक के फाइबर मिले। ये ज्यादातर मोर देन 90% और कुछ कुछ में तो 98%, 99% सैंपल्स में प्लास्टिक के फाइबर्स। और इतनी मात्रा में जो सबसे ज्यादा है वो 1 लीटर पानी में मोर देन 900 पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक्स, माइक्रोफाइबर। और कम से कम जो है वो 1 लीटर में करीब करीब 25 से 30 एग्जैक्ट मुझे यहाँ पे पता नहीं चलता है, पर 25 के आसपास, 25 टू 30 के आसपास ही प्लास्टिक के फाइबर अन्य टैप वाटर में जो मिल रहे हैं पीने के पानी में, उससे कई गुना ज्यादा प्लास्टिक के फाइबर बॉटल हो। हम जो बाहर जब जाते हैं तो बॉटल बॉटल ले लेते हैं खुशी खुशी, हम समझते हैं कि भाई ये तो प्योर है, माइक्रोबियल क्वांटिटी से वो प्योर है, प्लास्टिक के हिसाब से वो नेट पे ये हम समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर प्लास्टिक, ये अभ्यास हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन एनवायरमेंटल एजेंसी ने ये अभ्यास किया। कौन सा अभ्यास किया? उन्होंने 8 अलग अलग देशों में से पार्टिसिपेंट्स को लिया, अलग अलग देशों से, और उनके स्कूल में प्लास्टिक है कि नहीं, मल में प्लास्टिक है कि नहीं, वो जानने के लिए अभ्यास किया। और उन्होंने 11 अलग अलग तरह के प्लास्टिक के लिए अभ्यास किया। उसमें से 9 तरह के अलग अलग प्लास्टिक देखने को मिले उनके मल, शरीर के मल में, हमारे शरीर के मल में। और कितनी मात्रा में? 10 ग्राम स्टूल में, 10 ग्राम मल में 20 माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिला। इतनी ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर ये प्लास्टिक कहाँ से आया है? प्लास्टिक मल, हमारे हमारे अपने मल में। चाहिए कि हमारे पानी और आहार में जो प्लास्टिक गया वो पाचन तंत्र में गया, और गुदा के बाहर से मल जब निकलता है तो उसके अंदर निकलता। और ये जो साइज थी माइक्रोप्लास्टिक्स की, वो 50 से लेके 500 माइक्रोमीटर की साइज, 50 से लेके 500 माइक्रोमीटर की साइज के पार्टिकल्स देखने को मिले। वैज्ञानिकों का मानना है कि 50 माइक्रोमीटर की से कम साइज वाले पार्टिकल्स
वो हमारे शरीर के अंदर एब्सॉर्ब होके हमारी खून की जो नलियां है, ब्लड स्ट्रीम है, लिम्फेटिक सिस्टम है और हमारे जो अलग अलग ऑर्गन्स है जैसे लीवर, उसमें पहुंच। कुछ अभ्यास आगे मैंने देखा नहीं है, तो कुछ अभ्यास उसके लिए चल रहा है। और लोगों का मानना है, वैज्ञानिकों का, कि ये माइक्रोप्लास्टिक के फाइबर्स हमारे शरीर के अंदर घुल मिल गए हैं। तो इसके कारण भी कई सारे नुकसान हो सकते हैं। अब जो अलग अलग तरह के केमिकल्स प्लास्टिक से निकलते हैं। सर एक मिनट। जी। सर आपकी आवाज बीच बीच में कभी कभी ब्रेक हो रही है। सो हम कुछ चेक कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन या ऐसा कुछ। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके। अगर मैंने इंटरनेट का सोर्स बदला हुआ है, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो मुझे जरूर बताएं। अभी ठीक आ रहा है कि अभी भी ऐसा प्रॉब्लम है? सर अभी तो ठीक लग रहा है, बट एक बार चेक कर लेते हैं कुछ समय के। मुझे यहाँ का जो इंटरनेट सोर्स है वो फुल बता रहा है। मैंने सर चेक अभी कर भी। लिया और पहले जो था उसको बदला हुआ है मैंने, इंटरनेट सोर्स को। हाँ, अभी भी आवाज तो ब्रेक हो रही है, बट समझ तो सकते ही, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। कंटिन्यू कर सकते हैं जी। एक मिनट में उसको बदलता हूँ, फिर से दूसरे इंटरनेट कनेक्शन को मैं चूज करता हूँ। अगर प्रॉब्लम आता है तो मुझे जरूर बताइए। मैंने दूसरा एक इंटरनेट कनेक्शन चूज किया है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? सर अभी भी ऐसी ब्रेक हो रही है, काफी ब्रेक हो रही है। बट शायद इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, और कोई प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरों को भी ऐसा हो रहा है जी कि सर। रविश भाई के वहां पे भी ऐसा हो रहा है? नहीं सर, कुछ पार्टिसिपेंट्स के मैसेज आने के बाद ही मैंने आपको बताया। शुरू अच्छा। था, बट हाँ। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है और दूसरों में से जो ज्यादा मुझे सिग्नल दिखा रहा है उसको मैंने चूज किया है। फिर जी से भी अगर प्रॉब्लम आता है तो मुझे जरूर बताइए, ठीक है? जी जी सर। एक मिनट wait कीजिए, दूसरा एक option- एक मिनट वेट कीजिए। मैं जो लैंड वायर है उसको अटैच कर लेता हूँ वाईफाई के। जी सर। अभी कुछ बदलाव आया है तो मुझे बताना। सेम ही है रविश भाई? जी सर, अभी भी कुछ 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 ब्रेक हो रहा है, बट आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम का, इंटरनेट रिलेटेड नहीं है ये प्रॉब्लम। आई थिंक हाँ। रिलेटेड होगा, या तो माइक माइक रिलेटेड होगा कुछ सर। बट सर इट्स रियली अंडरस्टैंडेबल, सो आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। ओके। तो जो अलग अलग केमिकल्स है, कौन से तरह के प्लास्टिक में से कौन से तरह का केमिकल निकल रहा है उसका कुछ दो तीन तरह के प्लास्टिक के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे पॉलीकार्बोनेट नाम का जो प्लास्टिक है, टाइप का प्लास्टिक है, वहां से बिस्फेनॉल ए नाम का केमिकल निकल रहा है। पॉलीस्टीरीन में से स्टीरीन और पीवीसी में से विनाइल क्लोराइड या फिलेट नाम का केमिकल अलग अलग निकल रहा है। तो ये तो जो महत्व के केमिकल है जो ज्यादा नुकसान वाले हैं उसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। हालांकि एक तरह के प्लास्टिक में से करीब करीब 5 से 30 तरह के अलग अलग केमिकल्स
लीच आउट होते हैं, निकलते हैं। और जो ज्यादा 2-3 तरह के प्लास्टिक से बनी हुई चीजें हैं तो उसमें ये नंबर और भी बढ़ जाता है। ये जो बिस्फिनॉल है, जिसके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऐसे तरह के जो प्लास्टिक होते हैं उसमें से बिस्फिनॉल निकलता है। कई बार लोग ये भी मान लेते हैं कि जो मेटलिक कैन है उसमें से जी चीजें आती है वो तो प्लास्टिक की नहीं बनी होती है, तो उसमें से तो ये केमिकल नहीं निकलेगा। पर ये सही नहीं, क्योंकि मेटेलिक कैन के अंदर एक एपॉक्सी लेयर किया जाता है, लाइनिंग, ताकि वो आहार की चीजें वो अंदर ठीक रहे। और ये एपॉक्सी लाइनिंग वो बनाने के लिए बिस्फेनॉल ए का इस्तेमाल होता है, और उसमें से भी बिस्फेनॉल ए निकलता है। तो ये प्लास्टिक और उसके अलावा सीडीज है, ये फाइबर के जो ग्लासेस है, ये सभी बनाने के लिए भी बिस्फेनॉल ए इस्तेमाल होता है। तो एनवायरमेंट में भी वो कई सारे बिस्फेनॉल ए बाहर निकलता रहता है। कुछ अभ्यास है वो कहते हैं कि बिस्फेनॉल ए हमारी जो एम्बिएंट एयर है, बाहर की जो हवा है, उसमें भी पहुंच चुका है, घर की धूलों में भी वो मिला है, और पीने के पानी और नदियों के जल, उसमें भी ये मिला हुआ है। और हमारे शरीर के अंदर भी ये बिस्फेनॉल ए पहुंच चुका है। अमेरिका में एक स्टडी हुआ था, जिस स्टडी में 2500 लोगों के यूरिन सैंपल को चेक किया गया, और उसमें बिस्फेनॉल ए नाम का केमिकल है कि नहीं ये जानने के लिए। यूरिन में है उसका मतलब कि उस व्यक्ति के शरीर में है। तो 93% of the population, study population, contain bisphenol A in their urine। माने ऑलमोस्ट 90% लोगों, 93% पॉपुलेशन में ये केमिकल है। उसके अलावा प्रेग्नेंट मदर के ब्लड और यूरिन सैंपल में ये देखने को मिला, ब्रेस्ट मिल्क में ये देखने को मिला, बच्चा जो पल रहा है माँ के पेट के अंदर, उसमें से ब्लड सैंपल को भी लिया गया ये केमिकल को टेस्ट करने के लिए, और उसमें भी वो देखने को मिला। और जब जन्म लेता है तब जो नाल होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसमें से ब्लड लिया गया, उसमें भी वो देखने को मिला। तो उसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जन्म लेता है उससे पहले उसके शरीर में ये केमिकल प्रवेश कर लेता है। इससे नुकसान क्या है? तो हमारी जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हृदय के अलग अलग तरह के रोग होते हैं, उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिसकैरेजेस, एबॉर्शन जिसको कहते हैं, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चों का बर्थ वेट कम होता है, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और रिप्रोडक्टिव डिस्फंक्शन, क्योंकि हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, उसके कारण रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, डायबिटीज हो सकता है, और बच्चों में कंजेनिटल एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट, माने जो ब्रेन की जो फंक्शन है, उस फंक्शन को भी वो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट, उसको उसमें बाधा डालता है। स्टीरीन नाम का दूसरा केमिकल है जो पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक में से निकलता है। पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक में से ये ऐसी चीजें बनती है जिसको हम जनरली कहते हैं कि ये थर्मोकोल के ग्लासेस या थर्मोकोल की ट्रे, वो पॉलीस्टीरीन के प्लास्टिक से बनती है। और ऐसे कलर्ड कटलरी के लिए भी पॉलीस्टीरीन नाम का प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। उसमें से जो निकलने वाला केमिकल है स्टीरीन, क्या नुकसान है उसके लिए? उससे तो हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाता है। उसके कारण हेडेक, फटीग, वीकनेस, डिप्रेशन, हियरिंग लॉस, सुनने की क्षमता कम होना, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हमारे हाथ और पैर में झंझनाहट होना, या वहां पे हमें
संवेदना नहीं लगना, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण हो सकता है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, इंक्रीज रिस्क ऑफ ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा, ये जो 2 तरह के कैंसर है ब्लड के, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा ने लिम्फोमा का कैंसर है, लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है। और ये जो केमिकल है स्टीरिन, उसको डब्ल्यूएचओ की एक संस्था है IARC, इंटरनेशनल एजेंसी ऑन रिसर्च ऑन कैंसर, उन्होंने उसको क्लासिफाई किया है पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजन, इससे कैंसर होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उस हिसाब से उसको हम जब जिसको थर्मोकॉल ग्लासेस कहते हैं, ऐसे कहा उसमें गरम गरम सूप पीते हैं या गरम गरम पानी पीते हैं, तो ये स्टीरिन नाम का केमिकल जो कार्सिनोजन है, पॉसिबल कार्सिनोजन, वो उसमें मिल जाता है और हमारे शरीर में जाता है और हमें पता ही नहीं। और ऐसी ट्रे में कई बार हमें भोजन, गरम गरम भोजन सर्व किया जाता है, तो हमें ये सब जानने की आवश्यकता है कि इससे क्या नुकसान है। दूसरा यहाँ पे मैंने लिखा है विनाइल क्लोराइड, पीवीसी में से विनाइल क्लोराइड और थैलेट्स नाम के केमिकल्स निकलते हैं, और विनाइल क्लोराइड इज नॉन कार्सिनोजन। और ज्यादातर हम सब लोगों के घर के अंदर जो पानी आता है, वो पानी की पाइपलाइन पीवीसी की बनी हुई है। प्लम्बिंग बाय एंड लार्ज पीवीसी का हो चुका है सभी के घरों में, और जब वो एक्सपोज रहता है तो उसमें गर्मी की भी असर होती है, और जब गरम गरम पानी आता है हमारे घरों के अंदर, तो उसमें गर्मी के कारण ऐसे विनाइल क्लोराइड से नॉन कार्सिनोजन ये केमिकल भी उसके साथ काम करेगा। जब बीपीए के बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़नी शुरू हुई, तो इंडस्ट्री ने बीपीए के बिना क्या प्लास्टिक बना सकते हैं उसके लिए खोज की, और मार्केट में आप देखेंगे कि बीपीए फ्री प्लास्टिक के नाम से कई सारी चीजें मिलेगी, क्योंकि बीपीए के बारे में, बिस्फेनॉल ए के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हुई और जानकारी, अवेयरनेस बढ़ती गई, तो उनको लगा कि ये तो नुकसान वाली चीज है, तो हमें उसके बिना का प्लास्टिक बनाना चाहिए, और उस हिसाब से मार्केट हो रहा है। तो कुछ कुछ बाजार में प्लास्टिक आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें लेबल होगा कि बीपीए फ्री ये प्रोडक्ट है। तो क्या बीपीए फ्री जो प्लास्टिक है उसमें एकदम हमारे लिए सेफ है, नुकसान नहीं करता है? तो उसके लिए भी कुछ अभ्यास हुए, और 2011 में एनवायरमेंट हेल्थ पर्सपेक्टिव नाम की एक जर्नल ने एक स्टडी पब्लिश किया, और उसमें जो कंक्लूजन था वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ऑलमोस्ट ऑल कॉमर्शियली अवेलेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स reaches out chemical having estrogen activity, including those advertised as BPA and exposed. एस्ट्रोजन एक्टिविटी माने जो केमिकल का जो नुकसान है उसको, उसका नाम दिया गया एस्ट्रोजन एक्टिविटी। इन सम केसेस बीपीए फ्री प्रोडक्ट्स released chemicals having more estrogen activity than BPA containing products. Exposure to chemicals having estrogen activity, even in very low doses, change the structure and function of many human cell types and produce changes in various cells, organs and behavior. हम जो अलग अलग तरह के प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक से कन्वीनियंस तो बहुत है, पर जो इस्तेमाल करते हैं उससे क्या नुकसान है, ये अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। पर्यावरण को तो नुकसान है ही है, पर हमारे स्वास्थ्य को सीधा भी बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान, और कोई भी तरह का प्लास्टिक सेफ नहीं है। हाँ, कुछ प्लास्टिक ऐसे है विच आर कंसिडर्ड बेटर, लेस हार्मफुल, बेटर माने लेस हार्मफुल, पर सेफ तो नहीं कह सकते। और ये जो 3 तरह के है, जिसको 2, 4 और 5 नंबर दिया गया है, HDP, LDP और PP, दे आर कंसिडर्ड कंपेरेटिवली बेटर। तो अगर इस्तेमाल करना ही है तो ये करने से नुकसान कम है, ऐसा कह सकते। नॉन स्टिक कुकवेयर, रसोई के बर्तन, डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि भाई ऑयल बहुत खाना अच्छा नहीं है, घी कम करो, ऑयल कम करो, तो हमें जो खाना है हम नॉन स्टिक पे बनाते हैं।
और उसमें जो ब्लैक कलर के कोटिंग से जो बनाया हुआ प्लास्टिक नॉन स्टिक कुकवेयर है, टेफ्लॉन कोटिंग जिसको कहा गया, वो टेफ्लॉन को बनाने के लिए पर फ्लोरोऑक्टानोइक एसिड PFOA नाम का केमिकल वो टेफ्लॉन का बेस बनाता है। और जहां जहां पे नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज फुटवेयर में या स्टेन गार्ड्स के नाम से क्लोथिंग, अपहोल्स्ट्री, कारपेट या वाटरप्रूफ क्लोथिंग के लिए भी ये केमिकल इस्तेमाल किया जाए। और उससे क्या नुकसान है? तो सबसे पहले तो इसका टॉक्सिसिटी लेवल 8/10 है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग केमिकल की टॉक्सिसिटी कितनी है उसका ग्रेडिंग किया है। हालांकि सभी केमिकल्स के लिए अभ्यास संभव नहीं हुआ है, पर जिसके बारे में पता है उसके बारे में उन्होंने टॉक्सिसिटी लेवल का ग्रेडिंग किया हुआ है। और उसमें 7, 8, 9, 10 ग्रेडिंग जिसको मिलता है वो हाईली टॉक्सिक कहा जाता है। तो ऐसा हाईली टॉक्सिक केमिकल ये PFOA है, वो बायो एक्यूमुलेटिव है। उसका मतलब कि शरीर के अंदर जमा होता जाता है। एक बार हमने नॉनस्टिक में से कुछ चीजें ली, उसमें ये केमिकल मिला, वो केमिकल शरीर में गया, वहां जमा होता है, दूसरी बार उसमें एडिशन होती है, तीसरी बार ऐड होता जाता है। क्या नुकसान है? एंडोक्राइनल डिस्ट्रप्शन, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो काम है उसको बाधा डालता है। डेवलपमेंटल इफेक्ट्स एट इवन लो डोजेस, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है उसमें नुकसान पहुंचाता है। डिलेड मेंस्ट्रुएशन, लेटर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, अंतःस्रावी ग्रंथि को नुकसान पहुंचाता है, उसके कारण ये सब चीजें हो सकती हैं। न्यूरोटॉक्सिसिटी इवन एट low doses associated with increased incidence of cancer, ये सब नुकसान इसके कारण हो सकते हैं। अब कुछ हमारे जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है इसमें क्या क्या नुकसान है, इसके ऊपर हम जाए उसके पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़े। और ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में क्या नुकसान है, और उसके बाद हमारे जो दैनंदिन अलग अलग जो केमिकल्स हम घर में इस्तेमाल करते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, उसमें क्या नुकसान है, वो ब्रीफ में देखेंगे। और उसके बाद हम इसके लिए क्या कर सकते हैं वो भी समझने की जरूरत है। ये नुकसान तो है, पर नुकसान के बाद हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं वो भी हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे।
शुरू करें? जी सर। हाँ। अभी ब्रेक में मैं चैट पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि वो ब्रेक हो रहा है, वो मैसेजेस आपने डाले हैं। जब मैं बात करता हूँ तो मुझे चैट पढ़ने की आदत नहीं है, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो कोई भी इम्पोर्टेंट चीज ऐसा कुछ है, इंफॉर्मेशन बताने जैसा, तो आप रविश भाई मुझे बता दीजिए। जी बिल्कुल सर। हम आगे बढ़े। हमारी जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पूज, हैंड वॉश, मॉइस्चराइजर्स वगैरह वगैरह, जो रोज बरोज हम इस्तेमाल करते हैं, और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स, उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। और जब हमें टीवी में दिखाया जाता है कि सेलिब्रिटीज इसको यूज करती है, इतना अच्छा उसके गुण है, इतना अच्छा फायदा है, तो हम कभी उसके नुकसान के बारे में कभी सोचते भी नहीं। पर इन चीजों में काफी सारा नुकसान है, और उसके लिए मैं आपको सोर्स भी दूंगा, वहां से भी आप अच्छी तरह से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझने के लिए, जब मेरे ध्यान में चीजें आई, तो मैंने हमारे नजदीक की दुकान में जाकर ये 5 तरह की टूथपेस्ट लेके मैं आया। और इसके जो बॉक्स है, उसमें कौन कौन से केमिकल है, इंग्रेडिएंट लिस्ट, वो यहाँ पे मैंने उसके फोटो ही है। और एक एक केमिकल के बारे में मैंने सर्च किया कि उसमें क्या नुकसान है और कितना नुकसान है। ये काम करने के लिए करीब करीब मैंने काफी समय निकाला है। पिछले कुछ सालों में, 6-7 सालों में, अ, मैं मानूंगा कि करीब करीब 150-200 घंटे जितना समय मैंने इसके पीछे निकाला होगा, अलग अलग तरह के केमिकल्स और उसका क्या नुकसान, उसको समझने के लिए। मैं आपको भी वेबसाइट दूंगा, जो अच्छी वेबसाइट है जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और आपको भी कोई भी चीज ऐसे परचेज करते हो तो उसका केमिकल्स उसमें आप सर्च करके देखिए, आपको भी पता चला है क्या नुकसान है उसका। यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया है, वो मॉडरेटली टॉक्सिक या हाईली टॉक्सिक केमिकल है। जो ग्रेडिंग के बारे में मैंने बात किया कि जब 1 से 3 का कोडिंग दिया जाता है, वो माइल्डली टॉक्सिक कहा जाता है। 4, 5, 6 मॉडरेटली टॉक्सिक, और 7, 8, 9, 10 हाईली टॉक्सिक। तो जिसको 4 या उससे ऊपर ग्रेडिंग दिया गया है, ऐसे ही केमिकल मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए थे। तो ऐसे हाईलाइट किए हुए है मॉडरेट या हाईली टॉक्सिक केमिकल हमारी टूथपेस्ट में है, जो हम हर रोज सुबह में उठकर मुंह में डालते हैं। क्या नुकसान है? आप यहाँ पे ये ट्राइक्लोसान देख सकते हो, यहाँ पे ट्राइक्लोसान शब्द है, और टूथपेस्ट में डाला जाता है। यहाँ पे भी ट्राइक्लोसान है, दूसरी टूथपेस्ट में यहाँ पे भी है। कई सारी टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसान नाम का केमिकल है। वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट के हिसाब से डाला जाता है, जो हमें बताई जाती है कि इसमें आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके मुंह में जो बैक्टीरिया है, मसूड़ों के ऊपर जो बैक्टीरिया है, वो पूरे निकल जाएंगे। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट देने वाली कंपनियां ये केमिकल उसमें टूथपेस्ट में डालती हैं। इससे नुकसान क्या है? हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां है, उसको नुकसान पहुंचा। इट इम्पैक्ट्स थायराइड फंक्शन एंड थायराइड होम्योस्टेसिस। तो थायराइड का जो नुकसान जो हो रहा है, उसमें उसके लिए ट्राइक्लोसान जवाबदार है। ऑर्गन सिस्टम टॉक्सिसिटी, सिर्फ थायराइड नहीं, उसके अलावा अलग अलग जो ऑर्गन्स है, लीवर, किडनी, उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक्यूमुलेट्स इन अवर बॉडी, वो जमा होता जाता है। इमरजेंस ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस एंड टॉक्सिसिटी लेवल इज 7 out of 10। 7, 8, 9, 10 इज हाईली टॉक्सिक है। ये पीईजी नाम का है, वो बाइंडर या सॉल्वेंट के हिसाब से डाला जाता है। उसका टॉक्सिसिटी लेवल 3 out of 10, माने वो माइल्डली टॉक्सिक है। पर उसके साथ कॉन्टामिनेंट के स्वरूप में इथिलीन ऑक्साइड और 1,4-डाइऑक्सोन नाम के दो हाईली टॉक्सिक केमिकल उसके साथ कॉन्टामिनेंट के स्वरूप में ज्यादातर बार आ जाते हैं। और ये दो जो केमिकल है,
ह्यूमन कार्सिनोजन एंड हाईली टॉक्सिक केमिकल लीवर किडनी के ऊपर नुकसान पहुंचा। टूथपेस्ट में डाले जाते हैं पीएजी, आपको कई बार पीएजी देखने को मिलेगा। पैराबेन्स फ्रेग्रेंस के लिए और प्रिजर्वेटिव के हिसाब से डाला जाता है, वो भी अंतःस्रावी ग्रंथि को नुकसान पहुंचाता है। एंड इंटरफियर्स विद जीन एक्सप्रेशन, हमारा जो जीन्स है उसका जो एक्सप्रेशन है उसको वो बदलता रहता है। ये बेंजेल अल्कोहल ये भी इम्यूनोटॉक्सिक है, हमारे इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ये कोकोडाइल कोको कोकामिडोप्रॉक्सिल बिटाडिन, नाम ऐसे है कि उसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए तकलीफ होती है कई बार। ये भी इम्यूनोटॉक्सिक है, मॉडरेटली टॉक्सिक केमिकल। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर, पीएच एडजस्टर, ये सभी भी नुकसान वाले हैं। साबुन, ये 10 तरह के साबुन मैं लेके आया और उसका इंग्रेडिएंट की लिस्ट बहुत छोटे फॉन्ट में होते हैं, और ये सब मॉडरेट या हाईली टॉक्सिक केमिकल जो हाईलाइट किए हुए हैं। ये प्योर एंड जेंटल ग्लिसरीन नेचुरल ऑयल से बनाया हुआ केमिकल के हिसाब नाम से उसकी मार्केटिंग की जाती है। उसमें भी नुकसान वाले केमिकल है। प्योर एंड जेंटल तो है, पर मॉडरेटली टॉक्सिक केमिकल उसमें जेंटली डाले हुए। ये हर्बल सोप के हिसाब से मार्केट किया जाता है, पर उसमें भी हर्ब्स तो है पर नुकसान वाले केमिकल्स भी है। हालांकि कम मात्रा में दिख रहे हैं, पर मात्रा में कम, स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर्स, एग्जैक्टली कितनी मात्रा में डाला गया वो तो हमें पता नहीं। ये बेबी सॉप के हिसाब से मार्केट किया जाता है, वो भी नुकसान वाले केमिकल्स। और नुकसान कौन कौन से हैं हम जो पहले देख चुके हैं, ऐसे ही कुछ इम्यून सिस्टम को नुकसान, चेतातंत्र को नुकसान, अंतःस्रावी ग्रंथि को नुकसान, अलग अलग ऑर्गन्स को नुकसान, ऐसी ही कुछ चीजें। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो स्किन एलर्जन है और स्किन टॉक्सिकेंट, स्किन के ऊपर नुकसान पहुंचाता है, जो साबुन में डाले गए, ये भी स्किन टॉक्सिकेंट। ये कुछ केमिकल्स फ्रेग्रेंस के लिए डाले जाते हैं साबुन में, और 7 आउट ऑफ 10 टॉक्सिसिटी लेवल, एलर्जीज और कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, स्किन को नुकसान पहुंचाना, एलर्जी करना, डाले जाते हैं फ्रेग्रेंस के लिए। अलग अलग फ्रेग्रेंस जो हमें अच्छी लगती है वो डाली जाती है उसके लिए, जिसका कोई साबुन के हिसाब से कुछ काम नहीं है, फंक्शन के हिसाब से काम नहीं। ये भी कुछ फ्रेग्रेंस के लिए डाले जाने वाले केमिकल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। और ये थाइमल पेनिट्रेशन एनहांसर, पेनिट्रेशन एनहांसर माने वो जब उसमें डाला जाता है तो स्किन के अंदर जो पेनिट्रेशन होता है केमिकल्स की, वो उससे बढ़ जाती। इट इज लाइक ए वीआईपी पास, जो जब वीआईपी जाते हैं ना तो उसके साथ कुछ, उनके साथ कुछ कुछ लोग चले जाते हैं साथ साथ में फंक्शंस में। तो ऐसा ही पेनिट्रेशन वीआईपी है ये थाइमोल। वो खुद तो जाता ही है अंदर शरीर के अंदर, उसके साथ दूसरे भी केमिकल्स को लेके जाता है। और ये कुछ कलरिंग एजेंट्स कलर के हिसाब से डाले जाते हैं, बायो एक्यूमुलेटिव है, और भी नुकसान शरीर के अंदर जमा हो, माने कलर और फ्लेवर या फ्रेग्रेंस जिसकी उसमें फंक्शन के हिसाब से जरूरत नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग के लिए डाला जाता है, वो जितना कम हो उतना अच्छा है। शैम्पूज एंड हेयर कंडीशनर्स, अब देखिए कि कितने साबुन से ज्यादा नंबर ऑफ केमिकल्स और साबुन से ज्यादा नंबर ऑफ हैजार्डस केमिकल्स उसमें नुकसान वाले थे। शैम्पूज, हेयर कंडीशनर्स, अलग अलग फंक्शंस के लिए जो अलग अलग केमिकल्स डाले गए उसका नुकसान। मैं सिर्फ स्लाइड्स आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो नुकसान है वही अलग अलग तरह के नुकसान, उसको हम बात बात नहीं करेंगे,
सिर्फ स्लाइड्स पे आप जस्ट जो गो थ्रू दैट, ग्लांस थ्रू दैट, अलग अलग तरह के नुकसान उसके। ये भी फ्रेग्रेंस के लिए जो डाले जाते हैं शैम्पूज में, इम्यून सिस्टम को नुकसान है वगैरह वगैरह, कार्सिनोजेनिक भी है। मॉइस्चराइजर्स और एंटी एजिंग क्रीम, ये दो सबसे ज्यादा बिकने वाली कंपनियां जिसका मॉइस्चराइजर हम इस्तेमाल करते हैं, और उसमें भी नुकसान वाले केमिकल्स थे। एंटी एजिंग क्रीम में कितने ज्यादा केमिकल्स और कितने ज्यादा नुकसान वाले, इस एंटी एजिंग क्रीम। कॉस्मेटिक्स, फेयरनेस क्रीम्स, टेल्कम पाउडर, लिपस्टिक्स, डियोज, हेयर डाइज, कितना नुकसान है इसमें। ये फेयरनेस क्रीम, उसमें भी कौन कौन से केमिकल और कौन कौन से नुकसान वाली चीजें। एक हर्बल फेयरनेस क्रीम के हिसाब से मार्केट की जाती है। आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाली एक कंपनी है जो हर्बल फेयरनेस क्रीम बनाती भी है और मार्केट भी करती है। हर्बल है, हर्ब्स तो है कुछ, पर नुकसान वाले केमिकल भी उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में। तो सिर्फ हर्बल चीजें के नाम से, हर्बल के नाम से जो मार्केट की जाती है, उसके लिए थोड़ा सा सावध रहने की जरूरत है। और फेयरनेस क्रीम में बहुत सारा नुकसान, कुछ केमिकल्स ऐसे है, टॉक्सिसिटी लेवल 8 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, जीन एक्सप्रेशन को बदलता है, इम्यून सिस्टम को बदलता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में बाधा डालता है, स्किन, लंग्स, आईज को इरिटेट करती है, नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, लीवर, हृदय, सेंस ऑर्गन्स, उसको नुकसान पहुंचाता है, ब्लड के जो सेल्स है उसको नुकसान पहुंचाता है। यूज, अलग अलग तरह के जो फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस के लिए करीब करीब 3000 से ज्यादा अलग अलग केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, और उसमें से कई सारे कैंसर करते हैं, अलग अलग तरह की एलर्जी करते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो अलग अलग केमिकल्स का नाम यहाँ पे मैंने लिखा है और क्या नुकसान है: डैमेज टू किडनीज एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्सिनोजेनिक, अंतःस्रावी ग्रंथियों का नुकसान, ये भी कार्सिनोजेनिक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का नुकसान, लीवर को ये नुकसान पहुंचाता है, स्किन और आईज में इरिटेशन करता है। ये केमिकल मेमोरी ग्लैंड की ट्यूमर के लिए जिम्मेवार है, माने ब्रेस्ट की जो मेमोरी ग्लैंड माने ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए जिम्मेवार है। अलग अलग तरह के मेकअप में जो चीजें इस्तेमाल की जाती है उसका नुकसान: आई शेडोज, ब्लशर, पाउडर केक, लिप ग्लोस, आई पेंसिल, लिप पेंसिल, मस्करा, लिपस्टिक, उसमें कई सारे में हेवी मेटल्स भी होते हैं और भी नुकसान वाले केमिकल्स होते हैं। उसमें जो अलग अलग चीजें इस्तेमाल की जाती है, कई सारी नुकसान यहाँ पे लिखी हुई है, और 9 आउट ऑफ 10 टॉक्सिसिटी लेवल, 8 आउट ऑफ 10 ऐसे जाता है इसमें। हेयर डाइज, हेयर डाइज में कलर के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो पी फिनाइल डाई अमाइन नाम का केमिकल है, ज्यादातर उसमें आपको ये पाया जाए। ये एक हर्बल हेयर डाइज के हिसाब से मार्केट की जाती है प्रोडक्ट, और उसमें हर्ब्स तो है,
और आप देखेंगे वही केमिकल पी फिनाइल डाइअमाइन केमिकल भी उसमें इस्तेमाल किया गया है। और पी फिनाइल डाइअमाइन हेयर कलरेंट है। दूसरा रिसोर्सिनॉल, ये भी हेयर कलरेंट है। क्या नुकसान है? कार्सिनोजन, म्यूटाजेनिक माने हमारा जो जीन का स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव लाता है। और ऑर्गन सिस्टम टॉक्सिसिटी लेवल 7 आउट ऑफ 10। रिसोर्सिनॉल अंतःस्रावी ग्रंथियों को नुकसान पहुंचाता है। ऑर्गन सिस्टम टॉक्सिसिटी लंग्स, स्किन, आईज को इरिटेट करता है। टॉक्सिसिटी लेवल 8 आउट ऑफ 10। जॉनसन एंड जॉनसन टेल्कम पाउडर की हिस्ट्री आप सबको पता होगा। उसके बारे में जो अमेरिका में उसके बारे में कुछ चल रहा है। 2016 में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को $72 मिलियन का फाइन किया गया पहली बार। क्यों? क्योंकि ये कंपनी 1988 में उस हिसाब से अपने पाउडर को मार्केट करती थी। अ स्प्रिंकल ए डे हेल्प्स कीप ऑर्डर अवे, माने आप हर रोज उसको इस्तेमाल करो। एक बार आपने छिड़काव कर दिया तो आपके शरीर की दुर्गंध चली जाएगी। तो ये एडवर्टाइजमेंट को देखते हुए मिस फॉक्स नाम की एक बहन है, उसने कहा कि मैं उसको तो हर रोज इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि उस हिसाब से आपने उसको मार्केट किया है और उसके कारण मुझे ओवरी का कैंसर हुआ। और ये बहन ये केस जीत गई और कंपनी ये केस हार गई क्योंकि वो प्रूव हुआ कि इस कारण कैंसर होता है। उसके बाद 2018 में 22 बहनों ने मिलके मिसूरी में केस फाइल किया और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को $4.69 बिलियन का फाइन किया गया। उसमें से $550 मिलियन कंपेंसेटरी डैमेज के हिसाब से था। माने जो 22 बहनों को कैंसर हुआ उसके कारण कंपेंसेशन के हिसाब से $550 मिलियन और अनदर $4.44 बिलियन प्यूनिटिव डैमेज। क्यों प्यूनिटिव डैमेज लगाया गया? क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को पता था, बहुत सालों से पता था, कि टेल्कम पाउडर में टाक नाम का केमिकल जो इस्तेमाल किया जाता है उससे कैंसर। उस कंपनी ने सिर्फ इस सत्य को छिपा के ही रखा, उतना ही नहीं, पर उन्होंने एक डॉक्टर्स की टीम बनाई, उसको एम्प्लॉय किया और वो डॉक्टरों का काम था जैसे ऐसे कोई स्टडीज आते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन आती है उसको नेगेट करना, उसके सामने ऐसा चीजें रखना ताकि लोगों को लगे कि नहीं उसमें तो कोई नुकसान नहीं है, ये सेफ। और जो कुछ स्टडीज अलग अलग होते हैं उसको मैनिपुलेट करना उसके रिजल्ट्स को, ताकि लोगों को लगे कि नहीं उससे नुकसान नहीं। ये सब कंपनी के जो इंटरनल डॉक्यूमेंट थे, जो जूरी ने उसको चेक किया, उसमें पता चला कि कंपनी ने ये खेल खेला है और उनको पता था कि इससे कैंसर होता है। ऐसा सत्य न सिर्फ छुपा के रखा पर लोगों को और सरकार को गुमराह किया कि इससे कुछ नुकसान नहीं। टेल्कम पाउडर जो इतने सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को भी हम लोग आराम से अप्लाई करते हैं, बेबी पाउडर के हिसाब से तो ये मार्केट किया जाता है। आप सोचिए कि लंबे समय यूज करने से उससे भी कैंसर होता है। और ये कोर्ट ने प्रूव किया है कि हाँ उससे कैंसर होता है। ये जो हम अलग अलग तरह की पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं उससे कितने तरह से केमिकल से एक्सपोज होते हैं उसके बारे में एक अभ्यास हुआ। अमेरिका में जो सर्वे हुआ वो कहता है कि ऑन एन एवरेज एक बहनें ज्यादा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है, कॉस्मेटिक्स वगैरह। तो on an average, one lady uses 12 personal care products और उससे 1 से 168 अलग अलग तरह के केमिकल से वो एक्सपोज हर रोज। और ऑन एन एवरेज एक भाई यूएस मेल मैन ही यूजेस 6 प्रोडक्ट्स, 6 प्रोडक्ट्स। टूथपेस्ट है, साबुन है, शैम्पू है,
ऐसे 6 प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता है और उससे 85 अलग अलग तरह से केमिकल से वो एक्सपोज, 85 डिफरेंट केमिकल से एक्सपोज होता है, शरीर के ऊपर उसको लगता है या मुंह में जाता है या सांस में जाता है। कुछ चीजें ऐसी सीधे मुंह में जाती है जैसे टूथपेस्ट, कुछ चीजें ऐसी है जैसे डिओज, उससे सांस में जाता है केमिकल और शरीर में तो जाता है, और कुछ चमड़ी के ऊपर जाता है। और many of these chemicals in our daily use are endocrine disruptors, अंतःस्रावी ग्रंथि को नुकसान पहुंचाते हैं। They are carcinogens, कैंसर करता है। They are mutagens, जेनेटिक स्ट्रक्चर को बदलता है। They are immunotoxic, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको नुकसान पहुंचाता है। They are reprotoxic, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है उसमें उसको नुकसान पहुंचाता है। ऑर्गेनोटॉक्सिक, लीवर है, किडनी है, ऐसे ऑर्गन से जिसको नुकसान पहुंचाता है। इरिटेंट्स, चमड़ी है, आईज है, नाक है, गला है, उसको इरिटेशन पहुंचाता है। हमारे जो घराऊ जो उपयोग है उसमें जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, कहाँ कहाँ पे होता है, सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स। आप अपने घर में रहे हुए अलग अलग ऐसी चीजों को देखो और उसमें कौन से तरह के केमिकल है, क्या नाम है वो भी देखो, और कहाँ से नुकसान, कैसा नुकसान है वो भी देखो, आपको पता चले। ये अलग अलग तरह के केमिकल के नाम यहाँ पे। रूम फ्रेशनर्स, बाथरूम फ्रेशनर्स हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कोई केमिकल से जो नुकसान पहुंचा है। हाउस होल्ड पेस्टिसाइड्स, घर में हम पेस्टिसाइड्स भी यूज करते हैं कई कई बार, मॉस्किटो रिपेलेंट्स है और ऐसे कुछ पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो हर घर के अंदर कारपेट है या कुछ अलग अलग चीजें है, कपड़े है, उसमें फ्लेम रिटार्डेंट, सोफा वगैरह के कवर होंगे या ड्राई क्लीनिंग कराते होंगे, उसमें कुछ केमिकल्स इस्तेमाल। पेंट से या सीलेंट से, उसमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं, एसीटोन, बेंजीन, इथिलीन ग्लाइकोल, फॉर्माल्डिहाइड, मिथिलीन क्लोराइड, टोल्यूइन, ज़ाइलिन वगैरह अलग अलग तरह। उसमें कई बार कलर तो ज्यादातर नहीं होता है, कई बार स्मेल स्ट्रॉन्ग भी होती है, कई बार स्मेल नहीं भी होती है उनकी, ऐसे केमिकल से इससे भी नुकसान पहुंचते हैं। कहाँ कहाँ से ये आते हैं, कारपेट्स, एडेसिव्स, वुड प्रोडक्ट्स, पेंट्स, सीलिंग सॉल्वेंट्स, वार्निशेस, विनाइल फ्लोर्स, फैब्रिक्स, हमारे सोफा वगैरह में जो फैब्रिक्स वगैरह होता है उसके ऊपर। उसके अलावा एयर फ्रेशनर्स, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स, मॉथबॉल्स, व्हीकल के एग्जॉस्ट, और उससे भी अलग अलग तरह के नुकसान होते हैं। हम जो अलग अलग तरह के केमिकल्स जो इस्तेमाल होते हैं, यूज में लाते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ यहाँ पे 2-3 मैंने रखा है कुछ फिगर्स ऑफ फैक्ट्स। दुनिया में the world produces 250 billion tons of up to 150,000 different man-made chemical substances yearly. 250 billion tons of chemicals are produced in 1 year, और 1,50,000 अलग अलग तरह के केमिकल्स बनाए जाते हैं। 14,000 synthetic chemicals are used to make food fresher and increase its durability. आहार को कुछ बनाने के लिए, फ्रेश रखने के लिए 14,000 तरह के अलग अलग केमिकल्स इस्तेमाल किए। In US, average city tap water contains over 500 different types of chemicals. पानी पीने का पानी 500 से अधिक तरह के अलग अलग केमिकल्स उसमें है। 24,000 different chemicals can leach into your body from bottled water. 24,000 different chemicals from bottled water. जो
और मैंने नीचे लिखा है कहाँ से मैंने ये इसका रेफरेंस लिया है, अपने जेब में से ये नहीं निकाला है। तो टेस्ट ऑफ एयर क्वालिटी इन न्यू कार्स फाउंड 275 chemicals linked to birth defects, cancers, learning impairment, and liver damage. Over 10,000 personal care products ingredients are defined as reproductive toxic chemicals, carcinogens, and hormone disruptors. 8,000 chemicals are used in the transformation of raw material into fabric. रॉ मटेरियल में से जो फैब्रिक बनता है उसमें 8,000 तरह के अलग अलग केमिकल्स इस्तेमाल, और हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे पहुंचे हैं। Most likely to have at least 700 different chemicals in one's body that are not supposed to be there. 420 substances known or suspected to cause cancers found in adult humans, हमारे शरीर में मिला हुआ। 287 substances are found in the cord blood of newborn babies, of which 63% can cause cancer, 76% are toxic to brain and nervous system, 72% can cause birth defects and or abnormal development. बच्चा जन्म लेता है उससे पहले 280 से ज्यादा केमिकल्स उसके शरीर में पहुंच चुके हैं। उसमें से कई सारे कैंसर करते हैं, कई सारे हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं, और कई सारे बर्थ डिफेक्ट लाने के लिए जिम्मेवार है। BPA, bisphenol A, is found in 9 out of 10 Americans. PFCs, PBDs and phthalates नाम के जो केमिकल है, which are found in 99% of pregnant women. और ये जो अलग अलग कॉकटेल है, वो अलग अलग कॉकटेल, अलग अलग केमिकल, एक एक केमिकल का एक एक नुकसान है। और कहा जाता है कि जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसका नुकसान बढ़ता है, कम नहीं होता है। इट कॉजेज मल्टीप्लाइंग इफेक्ट। दो 2021 में 8% of men are infertile in Western world today. Infertility is now reaching almost 8%, close to 10% of the male. 5 million tons of phthalates was produced in 2021. More than 5 million tons of bisphenol A produced in 2021. More than 40 million tons of PVC plastics was produced in 2021. $265 million sale of cosmetic preservatives in 2021. And zero number of chemicals have been tested for cocktail effects in the world ever. Cocktail effect, 2 केमिकल 4 केमिकल मिलके क्या उसका नुकसान होता है, एक से तो अलग अलग नुकसान है, और जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कितना नुकसान होता है उसके बारे में कभी कोई टेस्ट नहीं हुआ। ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टडी। अब कुछ समय क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले इतना जो हमें बताया, वो नुकसान जो होता है उसका आधार कौन सा है, किस हिसाब से वो माने कौन से आधार पे वो नुकसान होता है। तो सबसे पहला है कि टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल। कुछ केमिकल ऐसे हैं जिसका नुकसान कम है, कुछ केमिकल का टॉक्सिसिटी ज्यादा है, तो उसके हिसाब से उसका नुकसान होता रहता है। दूसरा है डोज, कितने डोज से वो केमिकल एक्सपोज होता है, ज्यादा डोज ज्यादा नुकसान, कम डोज कम नुकसान। तीसरा है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, जितना ज्यादा ड्यूरेशन उतना ज्यादा नुकसान। चौथा है रूट ऑफ एक्सपोजर, कुछ केमिकल सीधा शरीर के अंदर मुंह से जाता है, कुछ श्वसन तंत्र के जरिए जाता है, कुछ चमड़ी के जरिए जाता है। कौन से रूट से एक्सपोज होता है उस हिसाब से उसका नुकसान बदलता रहता है। और कुछ टाइमिंग ऑफ एक्सपोजर, देयर आर विंडोज ऑफ ससेप्टिबिलिटी। हमारे जीवन काल में 4 एरिया ऐसा है
चार समय ऐसे है जहाँ पे उसका नुकसान बढ़ता है। पहला है इंट्रायूटेराइन स्टेज, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा पेट में पल रहा है, उस समय अगर माँ एक्सपोज उससे होती है तो बच्चे में ज़्यादा नुकसान होता है। चाइल्डहुड स्टेज, बचपन में ज़्यादा नुकसान होता है। प्यूबर्टी, जिस एज में लड़के-लड़कियाँ कॉस्मेटिक्स का उपयोग बढ़ाना शुरू करते हैं, उस समय ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों का बदलाव इस समय ज़्यादा होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान बहन को भी, बच्चे को तो होता ही है, बहन को भी ज़्यादा। तो ये 4 एरिया टाइमिंग ऐसे है जहाँ पे एक्सपोज़ होने से ज़्यादा नुकसान होता है। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, कि ये जो केमिकल्स है, जो हमें आसानी से मार्केटिंग के लिए बताया जाता है कि ये सब आप इस्तेमाल करो और इससे आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, तो वो सभी सेफ नहीं है, इतना समझ लेना ज़रूरी है। उससे नुकसान हो सकता है, होता है कि नहीं होता है वो बात पीछे, पर हो सकता है, तो लेबल पढ़ने की आदत डालें। और मैं आपको वेबसाइट दूँगा, उस वेबसाइट पे आप खुद चेक करो कि उसके क्या नुकसान हैं। दूसरा, जो प्रोडक्ट हम अगर उसको अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल अवॉइड करें। जो कॉस्मेटिक्स के बिना हमारा जीवन चल सकता है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि सभी का हेल्दी अल्टरनेटिव्स नहीं है। तीसरा, जो चीज़ कम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कम करें। जो चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते, पर कम कर सकते हैं ज़रूर। जैसे टूथपेस्ट, जब हम उसका पिक्चर देखते हैं, फ़ोटो हमें दिखाया जाता है, तो पूरा ब्रशफुल टूथपेस्ट दिखाई जाती है। जितना ब्रश की लेंथ है, उतना टूथपेस्ट इस्तेमाल करो, ऐसा दिखाया जाता है। कहता नहीं है, पर दिखाया जाता है, तो उसकी एक मेंटल इंप्रेशन बनती है। क्या हम छोटी साइज़ में पी साइज़ टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? उससे हमारे दाँत, मसूड़े साफ हो सकते हैं। अगर टूथपेस्ट के बदले टूथ पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और अच्छा है। पर टूथ पाउडर बिल्कुल फाइन होना ज़रूरी है। कोर्स होगा तो नुकसान ज़्यादा होगा दाँत को। एकदम सॉफ्ट, एकदम फाइन होना ज़रूरी है। पर पर अगर टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी पड़ी, तो कम से कम साइज़ का टूथपेस्ट इस्तेमाल इस्तेमाल करें। हम हैंड वॉश या शैम्पू के बदले साबुन का उपयोग कर सकते हैं, या तो इसका उपयोग कम से कम कर सकते हैं। हम सोचें, हर रोज़ साबुन इस्तेमाल करने के बदले नेचुरोपैथी में फ्रिक्शन बात की बात आती है। एक कपड़ा लिया, उसको थोड़ा-सा रफ कपड़ा होना चाहिए, उसको पानी से भिगोया, हमारे शरीर को पानी से भिगोया और हर रोज़ फ्रिक्शन करके उसको घिसकर हमने बाथ लिया। ये हो सकता है, चल सकता है। आप देखिए, नेचुरोपैथी ऑलवेज़ एडवोकेट्स फ्रिक्शन बाथ। कभी-कभी साबुन हम इस्तेमाल करें, हर रोज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें फ्रेग्रेंस या परफ्यूम जिसमें डाला हुआ है या कलर्स डाले हैं, ऐसी चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं। हेयर डाइज़ इस्तेमाल करना है, तो लाइट कलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे मेहंदी है, या ये जो अ, पाउडर होता है, इसमें से नाम भूल रहा हूँ, मेहंदी और दूसरा एक पाउडर इस्तेमाल करते हैं लोग, वो करके इस्तेमाल कर सकते हैं, हेयर डाइज़ कर सकते हैं नेचुरली। सोचिए, जो प्रोडक्ट्स जर्म चेक या एंटीमाइक्रोबियल के हिसाब से मार्केट की जाती है, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो टॉयज़ हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे कटिंग बोर्ड्स हो, कि इसमें एंटीमाइक्रोबियल प्रोडक्ट, ये एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी डाली हुई है, वो हम अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी डालने के लिए कई सारे केमिकल्स डाले जाते हैं और ये केमिकल्स हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। और जिस हिसाब से एडवर्टाइज़मेंट में ये बताया जाता है
ये एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट हमारे चमड़ी से, हमारे मसूड़े से, हमारे मुंह से बैक्टीरिया को निकाल देते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट या तो ये इंफॉर्मेशन सरासर झूठ है। हमारे शरीर के ऊपर और शरीर के अंदर जितने बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को कोई प्रोडक्ट निकाल नहीं सकता। और अगर वो निकाल भी दे, पूरी तरह से बैक्टीरिया को निकाल दे, तो हम ठीक से जी नहीं पाएंगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक रहेगा। शरीर के ऊपर और शरीर के अंदर जितने बैक्टीरिया है, उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए उपयोगी है और वो हमारे अलग-अलग बॉडी के फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। उसके बिना हम ठीक से जी नहीं पाएँ। कितने बैक्टीरिया है हमारे शरीर के ऊपर पता है? जितने सेल्स है, उससे कम से कम 3 गुना, कम से कम 3 गुना और ज़्यादा से ज़्यादा 10 गुना। जितने कोश है हमारे शरीर के अंदर, उससे 3 गुना संख्या बैक्टीरिया की है। उसको हम निकाल नहीं सकते, नहीं निकालना चाहिए। जो नेचुरल या हर्बल प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट किए जाते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा-सा चौकन्ना रहिए, देखिए कि सही में नेचुरल है या हर्बल है, वो देखना ज़रूरी है। सही में नेचुरल या हर्बल है, तो कम नुकसान उसका होगा और उसके नाम से मार्केट किया जाता है और केमिकल भी उसमें भरपूर है। जो चीज़ हम घर पे बना सकते हैं, वो घर पे बनाएँ। इसके बारे में भी एक वर्कशॉप होगा, मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन वर्कशॉप होगा। हम ऐसी कॉमन चीज़ों को घर पे किस हिसाब से बना सकते हैं। प्लास्टिक्स जितना हो सकता है हम अवॉइड करें, चाहे खाने-पीने की चीज़ों के साथ है, चाहे पैकिंग के लिए है या डिब्बे डिब्बे है उसके या कवर करने के लिए है या बच्चों के टॉयज़ के लिए है। बच्चों के डायपर्स कम से कम इस्तेमाल करें, माने कॉटन के इस्तेमाल करें, जो डिस्पोजेबल डायपर्स है, उसमें कई सारी प्रॉपर्टी देने के लिए बहुत अलग-अलग तरह के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और वो बच्चों को नुकसान पहुँचाते हैं। इस हिसाब से सैनिटरी पैड्स जो भी है, उसको भी डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स महिला के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती है, उसका कम से कम उपयोग होना चाहिए। उसके बदले अच्छे लीक प्रूफ सैनिटरी पैड्स रीयूजेबल बाज़ार में आज मिलते हैं। उसके लिए भी एक लेक्चर अलग से होगा, उससे पर्यावरण और स्वास्थ्य को क्या नुकसान है और क्या उसके हेल्थियर ऑप्शंस। बच्चों के जो टॉयज़ है, उसमें जो प्लास्टिक के इस्तेमाल होता है, किस हिसाब से हम उसको बच के रह सकते हैं, वो सोचना पड़ेगा। हो सकता है तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें, अगर करना है तो कम से कम उसमें प्लास्टिक या एल्यूमीनियम का इस्तेमाल ना करें। नॉन स्टिक कुकवेयर में जो टेफ्लॉन कोटिंग वाला है, उसका इस्तेमाल ना करें। कास्ट आयरन के नॉन स्टिक वेसल्स मिलते हैं और प्योर कास्ट आयरन विदाउट एनी कोटिंग, दे आर रियली हार्मलेस, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। रेगुलर कुकिंग के लिए एल्यूमीनियम बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, उससे काफ़ी नुकसान है। जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जब घर को पेंट वगैरह करते हैं, तो उसमें रहने जाने से पहले उसका थोड़े समय के लिए खिड़की दरवाजे खोल के अच्छी तरह से उसमें से जो कंपाउंड है, वो जो बाहर निकला हुआ है, वो निकल जाए उतना अच्छा है। तो उसके लिए थोड़ा-सा प्रयत्न करना पड़ेगा। ये 3 वेबसाइट आप नोट डाउन कर सकते हो। ewg.org एन एनवायरनमेंट वर्किंग ग्रुप नाम का बहुत अच्छा एक ग्रुप है। इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च किया है और अलग-अलग तरह के केमिकल्स, उसमें उसका क्या नुकसान है, किस देशों ने उसको बैन किया है, क्यों बैन किया है, कौन से रूट से वो ज़्यादा नुकसान है और कितनी ज़्यादा मात्रा में उसका माने पोटेंसी उसकी क्या है नुकसान की, वो नुकसान का मात्रा कितनी ज़्यादा है। वो
काफी सारी उसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उसके रेफरेंस के साथ। और मैंने यहाँ पे जो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी केमिकल्स के बारे में, उसका ज़्यादातर इंफॉर्मेशन मैंने इस वेबसाइट से लिया हुआ। आप खुद भी वो चेक कर सकते हो, कोई भी केमिकल का नाम दो, वो केमिकल आपको कितना नुकसान उससे है वो पता ब्रेस्ट कैंसर फंड .org वो जो अलग-अलग तरह के कॉस्मेटिक्स है, उससे क्या नुकसान होता है, उसके बारे में ब्रेस्ट कैंसर फंड .org और सेफ कॉस्मेटिक्स .org ये 2 वेबसाइट है। और लास्ट में हमें अपनी ज़रूरतें कम करनी पड़ेगी। जितनी हम चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं अलग-अलग चीज़ें, उसको हम क्या कम कर सकते हैं, थोड़ी बहुत भी। क्योंकि ऐसी चीज़ों बनाने के लिए जो चीज़ें केमिकल्स उपयोग में लाए जाते हैं, उससे जो प्रदूषण बढ़ता है, वो अल्टीमेटली पर्यावरण को खराब करके हमारे ऊपर का ही उसका नुकसान होता है। तो सिर्फ़ हम हेल्दी अल्टरनेटिव खोजें, उतना ही ज़रूरी नहीं है, पर हमें अपनी ज़रूरतों को भी कम करना होगा। तभी हम ठीक तरह से अपने स्वास्थ्य को और पर्यावरण के स्वास्थ्य को अ, बचाए रख सकेंगे। हमारे पास 15-20 मिनट है, इसके बारे में कुछ डिस्कशन करना है तो हम कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने वीडियोज़ ऑन कर सकते हैं तो वो अच्छा है। मनीष भाई, अपने को अनम्यूट करके पूछिए अगर पूछना है, आपके हैंड रेज़ है। मनीष भाई कुछ कहना चाहते हो? बताइए। भरत भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बस बात एक ही थी, आपने जो मिल्क के बारे में बताया, तो अभी डे इन डे आउट वी आर यूजिंग इन बड़ौदा और गुजरात, पूरे अभी तो इंडिया में मिल रहे अमूल प्रोडक्ट्स। तो एनी डेटा, इज इट रियली एडल्ट्रेटेड सेफ, और अमूल प्रोडक्ट्स और अमूल मिल्क वी आर यूजिंग डे इन डे आउट, कैन यू हाईलाइट समथिंग? कंपैरेटिवली अमूल का दूध में एडल्टरेशन कम होगा ऐसा हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली। अगर हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम उसको ठीक से पहचानते हैं, जानते हैं और हमें लगता है कि नहीं वो बिल्कुल ये व्यक्ति एथिकल है, वो कोई एडल्टरेशन नहीं करेगा, तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। नहीं तो कोई अच्छी डेयरी का मिल्क लीजिए, ये सेकंड ऑप्शन मुझे लगता है। ओके। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। हुआ ये है कि जो फार्मर्स है, मिल्क प्रोड्यूसर्स है, जो हमें पोषण देने के लिए जो अनाज देते हैं, फल देते हैं, सब्जी देते हैं, दूध देते हैं, वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के बीच में एक डिस्कनेक्ट है। हम उनको जानते नहीं, वो हमें जानते नहीं। राइट। हम पैसे कमाने के लिए वो बिज़ी हो गए हैं और वो लोग भी और हम चाहेंगे कि भाई हम पैसा उगाएँ और वो लोग हमारे लिए अनाज उगाएँ, वो चलने वाला नहीं। उनके साथ कुछ संपर्क बनाना होगा और उनके साथ कुछ एक सोसाइटी के तौर पे, मैं व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं कह रहा हूँ, सोसाइटी के तौर पे कुछ संपर्क बनाना होगा तभी ठीक से आगे चल पाएगा। ओके, थैंक यू ब्रदर। पारुल बहन। जी हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि देर आर सम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेपर कप्स इज वन ऑफ देम दैट आई नो। कुछ चीज़ों को हम एक्चुअली अज्यूम करते हैं कि वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हैं, बट वन थिंग आई नो कि पेपर कप्स के अंदर भी एक प्लास्टिक लाइनिंग होती है एंड दे आर नॉट एज हेल्दी। तो कुछ एक अंडरस्टैंडिंग इन चीज़ों के बारे में भी हो जहाँ पे मतलब आई कैन ओनली गिव वन एग्जांपल एट द मोमेंट, बट आई एम श्योर देयर आर अदर, बिकॉज जैसे ब्राउन और व्हाइट पेपर में भी फर्क होता है, वैसे ही कुछ एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि हमें लगता है, हम अज्यूम करते हैं इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हैं बट दे आर नॉट। ऐसा भी कुछ इनकॉर्पोरेशन रहेगा तो, बट एनीवेज थैंक यू फॉर अ वंडरफुल लेक्चर, बट आई जस्ट वांटेड टू आल्सो सजेस्ट कि ऐसा कुछ हो बिल्कुल सकता बात बात सही है, पर मैं कहूँगा कि उसमें जो पेपर कप में जो प्लास्टिक की लाइनिंग आती है वो बहुत थीन होती है।
तो कंपैरेटिवली अगर प्लास्टिक का जो डिस्पोजेबल ग्लास यूज करना है उसके कंपैरेटिवली इट इज बेटर, आई वुड से इट इज, आई वुड नॉट से इट इज हार्म लेस, बट इट इज बेटर। सबसे अच्छा तो वही रहेगा कि हम डिस्पोजेबल यूज ना करें। इतना सारा पेपर हम जो इस्तेमाल करते हैं, या टिश्यू पेपर के हिसाब से भी हम जो बार बार टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं और इतना सारा पेपर इस्तेमाल होता है, इतना सारा वुड उसको बनाने के लिए वेस्ट हो जाता है। तो हमें अपनी स्टाइल के लाइफस्टाइल के बारे में कुछ सोचना होगा कि जहाँ पे जो डिस्पोजेबल चीजें है उसका कम से कम इस्तेमाल हो और रीयूजेबल चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा। Thank you. अनुराग जी। हाँ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर कि कितनी चीजें हम लोग कंज्यूम करते आ रहे हैं जिंदगी भर जो कि कितनी हानिकारक हैं। तो थैंक यू फॉर दैट। और मैं सोच रहा था ये जो ग्रोसरी स्टोर्स में जैसे एप्पल्स को डिस्प्ले करते हैं, शाइन करते हैं, उसके ऊपर वैक्स लगाते हैं, वो भी काफी हानिकारक होगा। उस तो आज जैसे वैसे तो कहते हैं कि फलों का जो छिलका है वो भी हेल्दी होता है, उसको छील के नहीं खाना चाहिए, लेकिन वैक्स वैक्स लगा देते हैं तो उसको तो बिना छीले खाएंगे तो ज्यादा नुकसान करेगा, उसको तो छील के खाना पड़ेगा आजकल, बिल्कुल राइट? सही बात है अनुराग भाई, बिल्कुल सही बात है। एक वैक्स भी हाँ, लगाते हैं और ऊपर उसके उपरांत जो पेस्टिसाइड्स का जो स्प्रे होता है उसके छिलके में ज्यादा होता हाँ, है। तो जनरली पहले तो ऐसा कहा जाता था कि भाई आप उसके छिलके के साथ खाओ, पर आजकल जिस हिसाब से अगर बाजार में जो मिलता है और हमें अगर पता नहीं है कि वो 100% ऑर्गेनिक है, तो आई वुड प्रेफर रिमूव आउट द स्किन बिफोर ईटिंग इट। मैं तो अभी जो फल खाता हूँ छिलका ज्यादातर निकाल देता हूँ। अगर मुझे पता नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं, पक्का पता नहीं है, तो मैं निकाल देता थैंक यू। हूँ। पारुल बहन। जब हम लोग बाकी सब जो चीजें हैं उसका तो अगर हम लोग बता सकते कि मतलब पर्सनल केयर प्रोडक्ट से लेके अलग चीजें कम यूज करें एंड ऑल दैट, पर खाने की जो चीजें हैं उसमें इतना ज्यादा मिलावट है, उसको किस तरह से मतलब उस वो जो है ना वो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से चिंता की बात है। बाकी सब चीजें हम थोड़े बहुत भी अवॉइड कर सकते हैं, ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं, पर खाने की चीजें जो है उसमें इतना ज्यादा केमिकल है, उसका क्या करें वो सबसे बड़ा मुझे मतलब एयर पॉल्यूशन दैट इज आल्सो अगेन नॉट एट ऑल इन आवर हैंड। या पानी का जो है उसमें हम क्या मतलब पानी चलो मान लो फिर भी उबाल के पिए या ऐसा कुछ, but there are so many things which you feel like very very helpless and बहुत ही जैसे निराशा होती है कि इस चीजों में हम कितने लेवल तक के करें। तो पता नहीं मुझे, आई मीन आई एम, ये सवाल है लेकिन थोड़ा सा ये भी है, पेन है, किस तरह से ये सब चीजों को कंट्रोल करें। मान लो कि मैं साबुन के बजाय जैसे आपने बोला वो बाजरे का लोट है वो सब यूज करे, या टूथपेस्ट कम ले, या मतलब वो सब चीजें मेकअप ना करे, ये सब हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन खाने की चीजों को क्या करें वो तो लाइक अभी हम लोग इधर से सीखते हैं कि फल खाओ सब्जी खाओ, पर वो सब में इतना केमिकल, अब क्या करें इसका। सबसे पहले तो अवेयरनेस। हम में से कई लोगों को इतनी ज्यादा मात्रा में पता नहीं था कि इतना सारा नुकसान होता है, और जब अवेयरनेस बढ़ती है तो लोग उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, और जब ज्यादा ज्यादा लोग उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो एक समूह के हिसाब से कुछ काम करने का भी शुरू करते हैं। इस समय कुछ कुछ लोग एनवायरमेंट पे काम करने वाले हैं, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम उनको मदद करें, हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे समूह पैदा करें, उनको सपोर्ट करें ताकि लोग इस पर काम करे जाएं। दूसरी चीज, व्यक्तिगत लेवल पे हमारी लाइफस्टाइल ऐसी रख सकते हैं ताकि ये जो पर्यावरण पर जो नुकसान पड़ रहा है वो कम से कम हो। सब कुछ समझने के बाद हम अगर अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकते, पर क्या 1 स्टेप 2 स्टेप 5 स्टेप 10 स्टेप हम ले सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं। ये तीसरी चीज। दूसरी चीज,
तीसरी चीज जो मैंने पहले भी बता दिया, प्रोड्यूसर खास तौर से खाने पीने की चीजों के लिए, प्रोड्यूसर माने फार्मर्स और गोपालक जो है वो और कंज्यूमर दोनों के बीच में एक संबंध बनाना होगा। आजकल इतने सारे फार्मर्स सुसाइड करते क्यों? क्योंकि जो बेचारा उगा रहा है उसको इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं ताकि वो अपना जीवन अच्छी तरह से चला सके। तो हमें उसको साथ संबंध भी बनाना होगा एज ए सोसाइटी। आई एम टॉकिंग अबाउट एज ए सोसाइटी। और हमें उसके साथ वो भी कहना होगा कि आप हमारे लिए ऑर्गेनिक उगाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करें। वो हमारे लिए खाना बना रहा है, खाना उगा रहा है, तो हमें उसको सपोर्ट नहीं करना होगा। तो ऐसे कई चीज अलग-अलग लोगों को हाथ में लेनी होगी, अलग-अलग ग्रुप्स को हाथ में लेनी होगी। ये एचएचएल कोर्स सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, इसमें से हम जितना भी समझे और सोसाइटी को उसमें से बदलने का प्रयास करें, उतना सोसाइटी बदलेगा। सिर्फ व्यक्ति बदलने से काम नहीं बनने वाला है, इतना आज हमें बिगाड़ दिया है। बहुत बड़ा काम है। जितना हो सके उतना हम करें। उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। पर शुरू नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और कोई प्रश्न किसी का? सर आई थिंक और कोई प्रश्न नहीं है, तो आज का सेशन हम यहाँ पर ही एंड करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज था और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, सभी को नमस्ते। और आप में से जितने लोग यहाँ पे आ सकते हो, रविश भाई का मैसेज आपको मिला होगा। 9 तारीख को आश्रम की विजिट रखी है और उसके साथ ये फार्मिंग का, किचन गार्डनिंग का एक वर्कशॉप भी रखा है। अभी जो प्रश्न था कि जो इतने सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह है, तो हम घर पे क्या कर सकते? तो अगर कुछ समय हम अगर निकाल ले तो घर पे कुछ-कुछ चीज़ हम अपने हिसाब से उगा सकते हैं। उसके लिए एक वर्कशॉप हमने रखा है किचन गार्डनिंग। और उसके साथ आपको कुछ-कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी, कुछ चीज़ें भी दी जाएगी ताकि दूसरे दिन आप अपने घर पे उसका काम शुरू कर सकें। तो ये हमारा प्रयास है और आप सबको ज़्यादातर नहीं, अभी तक तो ऑनलाइन ही मिलना होता है और ज़्यादातर तो लोग अपना वीडियो ऑफ करते हैं तो हम पहचानते भी नहीं है। तो एक उस बहाने एक दूसरे को मिलने का भी होगा, एक दूसरे के साथ नज़दीक आने का भी मौका मिलेगा। तो जितने भी लोग आ सकते हैं आप ज़रूर कोशिश कीजिए, हम यहाँ पे 9 तारीख को मिले एक दूसरे को और कुछ कम्युनिटी अच्छी बनाए, उसको आगे ले जाए। कुछ लोग कहना चाहते हैं, शीतल बेन और वेदांती, आपने हैंड रेज़ किया है, तो बंद करने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो बताइए। हेलो सर, ये मैं शीतल बोल रही हूँ। बोलिए। कल अपना एक लेक्चर हुआ डिटॉक्सिफिकेशन का, तो क्या हम ये डिटॉक्सिफिकेशन का कुछ तो ये केमिकल को हम अपने शरीर में जो गए हैं उससे तो डिटॉक्स कर सकते हैं कि नहीं, वो जानना था। देखिए, हमारा शरीर ऐसा है कि जो उसको काम की चीज़ नहीं लगती, वो हमेशा उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। कुदरत ने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है शरीर देकर कि जो हमेशा स्वस्थ रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो वो ज़रूर काम करता रहता है। हम उसको जितनी मदद करेंगे, उतना वो अच्छा काम करेगा। तो बराबर। ये चीज़ों सुन के हमें घबरा जाना नहीं है, ना निराश होना है। हाँ, वही। क्या चीज़ें हम करते रहे ताकि वो अच्छी तरह से अपना काम कर सके, उसको मदद करें। यस, थैंक यू सर। Good morning, sir.
सर मुझे ये पूछना था कि 9th को हमारा जो वर्कशॉप है उसके टेंटेटिव टाइमिंग्स क्या रहेंगे, क्योंकि मेरी 10th को एग्जाम है पर मैं आना चाहती हूँ तो आई विल डेफिनेटली प्लान एंड कम अगर मुझे थोड़ा एडवांस में पता चले। रविश भाई आपको बताना होगा। जी सर, अभी तक एग्जैक्टली डिसाइड नहीं हुआ है, बट मोस्टली सुबह में होंगे, 9 से 12 के बीच में रहेंगे। सो आप आके फिर हाफ डे से पहले ही आप वापस भी आराम से जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ओके, थैंक यू 1-2 दिन रविश। में ही हम सभी पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म भी कर देंगे एग्जैक्ट प्लानिंग। ठीक है, थैंक यू। और एक और बात मुझे जो बोलनी थी, अभी पारुल मैम ने बताया कि इतनी हमने ये सब पढ़ा तो मतलब बहुत हॉन्टेड लगता है कभी कभी कि इतना कुछ हो रहा है, हम करना चाहते हैं पर एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने ज्यादा है जो हमारे कंट्रोल। तो मैंने हाल ही में अभी एक कोर्स किया था कंपैशन एजुकेशन के बारे में। तो उसमें भी यही बात थी कि हमें कंपैशन देना चाहिए पर ज्यादातर लोग आजकल देते नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है देना। पर हमें वही एंड ऑफ द 10 वीक्स हमें यही हुआ कि हम जो 15 लोग थे क्लास में, वो 15 लोग एकजुट होके एक ही गोल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ तो 26 लोग हैं और शायद ग्रुप में तो और ज्यादा है। बाकी प्रीवियस बैचेस के भी लोग हैं। तो आई थिंक सर ने बोला वैसे ही कि एक कम्युनिटी की बात है, जब सब मिलकर कुछ करना चाहेंगे तो आई एम गेसिंग कि आएगा इम्पैक्ट। तो ये सारी चीजें मैं इसे एक अवेयरनेस के तौर पे ही देखती हूँ, इसको नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होने देती। क्योंकि अगर हमें पता है कि चलो फल में भी केमिकल्स है और आप जब फ्रूट फास्ट कर रहे हो और उसी नेगेटिविटी के साथ वो फल खा रहे हो, तो आई डोंट थिंक उससे कुछ बॉडी के लिए अच्छा होगा। इसलिए जब आप थोड़ी बहुत भी कोशिश कर रहे हो तो आई थिंक उसे थोड़ा पॉजिटिवली करे तो उसका इम्पैक्ट बड़ा ही अच्छा होगा बॉडी पे। तो थैंक यू। बहुत अच्छा बताया वेदांती ने। बिल्कुल ये अवेयरनेस के लिए है, ये समझने के लिए है। और जब हम कुछ भी काम करें तो वो नेगेटिविटी के साथ ना करें, न नेगेटिविटी के साथ जिए या न एक निराशा के साथ जिए, पर ये समझते हुए हम अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए और ये दुनिया को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं उस हिसाब से उसको ले और कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करें। जितना भी हो सकता है अपने लिए और दूसरों के लिए, जितना भी हो सकता है 1 स्टेप 2 स्टेप 4 स्टेप करना शुरू करें, उस हिसाब से उसको लेने की जरूरत है। थैंक यू। जी सर, थैंक यू। तो आज का सेशन हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड थैंक यू वेरी मच भरत सर। थैंक यू ऑल। नमस्ते। थैंक यू।